सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का स्वागत क्लास 12 के नए सिलेबस के हिसाब से 2024 और 25 में। दोस्तों, इस बार क्लास 12th में आपको सभी को पता है यार, कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। 2023-24 के सिलेबस और 24 और 25 के सिलेबस में लगभग सेम चीज़ें हैं। आपको पता है दो बुक है क्लास 12 के अंदर, एक है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंट। मतलब हिंदी में बोले तो समकालीन विश्व इतिहास है, और दूसरा है भारतीय राजनीति आज़ादी के बाद से लेके अभी तक का सारा कुछ। हम वर्ल्ड वाली बुक पहले शुरू कर रहे हैं, और पहला चैप्टर का नाम अगर आप देखो तो द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि सिंपल शब्दों में से बोलते हैं दो ध्रुवों का अंत होना। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है। समझते हैं पूरे चैप्टर के अंदर क्या है। अगर आप लोगों ने हमारा गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज, कार्टून बेस्ड, पैसेज बेस्ड, सैम्पल पेपर, हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ हम अपने पूरे के पूरे जो हमारा ऐप है उसके अंदर हमने इसे अवेलेबल करा रखा है। तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा मानना ये है कि मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते हैं, उसे बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से और लगन से। तो ये सारी चीज़ें ये पाठशाला आपके लिए ज़रूर करेगा। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में टॉपिक क्या होने वाला है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर घुसने जा रहे हैं, बिल्डिंग में घुसने से पहले आप पूरा मैपिंग देख लेते हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रखी है या नहीं। चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी है। इस बार क्लास 11 के अंदर द कोल्ड वॉर चैप्टर, क्लास 12 के अंदर कोल्ड वॉर चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर चैप्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। थोड़ा सा मैं उसका क्विक रिव्यू दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको उसके बारे में भी समझ में आ सके। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, दूसरी दुनिया यानी कि सेकेंड वर्ल्ड का ख़त्म होना। अभी सेकेंड वर्ल्ड है क्या, पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद ऐसा क्या होता है वर्ल्ड के अंदर जब पूरी तरीके से कम्युनिस्ट रीजन, यानी कि पूरी तरीके से कम्युनिस्ट शासन का पतन हो जाता है, यानी कि कम्युनिस्ट दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बारे में भी हम समझेंगे कि दुनिया में फिर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। इवन दो भारत के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है वो भी हम समझेंगे। देन उसके बाद इंडिया इस चीज़ से कैसे रिलेट करती है, या इंडिया पे इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर का मेन थीम स्टोरी है, और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमारे साथ आने की ज़रूरत है, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, दुनिया के अंदर 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और 1919 के अंदर जर्मनी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। क्लास 9th की हिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है। अब होता क्या है कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि ऐसा वॉर जिसमें पूरी दुनिया की ताकतवर कंट्रियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ 1939 से लेके 45 के बीच में। दुनिया में इस टाइम पीरियड पे तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रियां ही लड़ रही थी इस टाइम पीरियड में। लेकिन इस टाइम पीरियड तक आते आते जो कंट्रियां थी, अब वो फाइनली अकेले नहीं लड़ रही हैं, अब वो कंट्रियां ग्रुप्स में लड़ रही हैं। और दो ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहा था, एक था अलायंस पावर, और एक था एक्सेस पावर। अब दोस्तों, अलायंस पावर को कहते हैं मैत्री देश या मैत्री ध्रुव बोल सकते हो आप लोग। और दूसरा था आपका क्या कहते हैं, धुरी राष्ट्रीय या धुरी देश, हम इसे बोल सकते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री इनके साथ थी? इनके साथ यूएसएसआर थी, इनके साथ यूएसए था, इनके साथ फ्रांस था, और इनके साथ यूके था।
जबकि एक्सिस नेशन के साथ जापान था। जर्मनी अपना बदला लेने के लिए हिटलर के टाइम पीरियड में तैयार हो गया था और इटली बेचारा उनके बहकावे में आ गया था। तो ऐसे में क्या होता है कि ये दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं, और जब ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं तो उस टाइम पीरियड पे किसकी जीत होती है? यहाँ पे जीत होती है आपकी अलायंस नेशन की। अलायंस नेशन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इनको पूरी तरीके से घुटने टिका देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में क्या करते हैं? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी आप लोगों ने इसके बारे में जाना ज़रूर होगा। जापान की 2 ऐसे शहर जिस पर लिटिल मैन एंड फैट बॉय करके बहुत 100 से 150 किलो टन का बम उन कंट्री के ऊपर फेंका गया, और उसकी वजह से ये एक पूरे विश्व के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से अमेरिका ने अपनी पावर तो दिखाई, यहाँ से यूएस ने अपनी पावर तो दिखाई, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी जापान जो 2 शहर थे वो बर्बाद हो गए। और यहाँ से एक नया युद्ध चालू होता है, और वो युद्ध था आइडियोलॉजिकल वॉर। वो युद्ध आइडियोलॉजिकल वॉर इसलिए कहलाया क्योंकि वो युद्ध बमों से चलने वाला युद्ध नहीं था। सिर्फ एक दूसरे के प्रति कैमरों में, एक दूसरे के प्रति न्यूज़ में, अखबार में, मैगज़ीन में सिर्फ उल्टी सीधी बातें बोलते रहना ही उस टाइम पीरियड पे हमें इस वॉर का नाम कहलाया। अब दोस्तों, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाला गया तो दुनिया को एक नया युद्ध मिला, और वो था कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर जैसे ही मिला तो उस टाइम पीरियड पर पहले यहाँ पे ग्रुप्स थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 कंट्री, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, और वो था यूएसएसआर और वो था यूएसए। इस तरीके से यूएसए को पहली दुनिया कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, पहली दुनिया, और इसको सेकंड वर्ल्ड कहा गया, दूसरी दुनिया। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि दूसरी दुनिया ये क्यों बना और पहली दुनिया ये क्यों बना। तीसरी दुनिया भी बना था दोस्तों, जिसे हम नेम बोलते हैं, जिसमें इंडिया जो था इसका पार्टिसिपेंट बना था। अब क्योंकि कोल्ड वॉर जैसा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से हमें जो दूसरा चैप्टर था वही फर्स्ट चैप्टर मानना पड़ गया। तो पहला चैप्टर अब हो गया है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मतलब कि पहले चैप्टर में दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से दुनिया के सामने कोल्ड वॉर जो था दोस्तों, क्या था? कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक कोल्ड वॉर चला। 45 साल तक ये युद्ध चला, जो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में बताया गया था कि पहले उसमें 1945 से लेके 1991 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि यूएसए दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया, और यूएसएसआर जो इतनी बड़ी देश राष्ट्र वाली, मतलब इतना बड़ा राष्ट्र वाला देश था, और बेचारा वो निस्तो नाबूद हो गया। सबसे बड़ा रीज़न हमें यहीं देखने को मिलता है। इस तरीके से ये चैप्टर हमें बताता है कि द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में यूएसएसआर किस तरीके से ख़त्म हुआ, उसके बारे में इसमें डिटेल डिस्कशन करी गई है। यूएसए के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट या हमारे ऐप के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल कंटेंट मिलेगा जानने के लिए। आपको समझ में आएगा कि भैया असल में पूरे चैप्टर के अंदर है क्या, और फिर यूएसए की आपको पावर के बारे में पता चलेगा कि 1945 से लेके 1991 में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से यूएसएसआर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी बिखरती चली गई, टूटती चली गई, और यूएसए के सामने निस्तो नाबूद हो गई। अब ये कोल्ड वॉर सिर्फ 2 विचारधाराओं के ऊपर बेस था। पहली विचारधारा जो थी वो थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट। अब दोस्तों, कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म है क्या, और उसके बाद कैपिटलिस्ट लोग, यानी कि पूंजीवादी, और यहाँ पे साम्यवादी। अगर आप देखने की कोशिश करो तो मैंने इसमें यही बताया कि सेकंड वर्ल्ड और कम्युनिस्ट रीजन ये क्यों ख़त्म हो गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए यही है। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मजबूत क्यों रही और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कमज़ोर होती क्यों चली गई कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम चैप्टर की तरफ आते हैं। तो ये चैप्टर है, आई होप ये क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। शुरुआत होती है हमारी कि ऐसा क्या खासियत थी कि दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए रशिया जो था बहुत आगे चला गया था और दुनिया को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से भर देना चाहता था। वो सबसे बड़ा रीज़न था रशियन रेवोल्यूशन को लेके, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन जो थी वो समानता की तरफ बढ़ावा देता है। रशियन रेवोल्यूशन मोनार्की सिस्टम, राजशाही तंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करता है और यूएसएसआर क्रिएट होता है जब ये रेवोल्यूशन सामने हमें देखने को मिलता है। रशिया के अंदर ये क्रांति चालू होती है और रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रियां साथ में आती है, इसीलिए इसे यूएसएसआर बोला गया बाद में जाके। इसकी शुरुआत कैसे होती है अगर आप जानें तो आप इसकी शुरुआत सोशलिस्ट थिंकिंग से देख सकते हैं। मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थिंकिंग की वजह से ही बन पाया। क्यों बन पाया अगर आप देखो तो यहाँ पे ओनर्स जो होते थे वो किसके, प्राइवेट कंपनी के या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के, वो अपने पर्सनल गेन के लिए हमेशा तैयार रहते थे और पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर फोकस नहीं करते थे। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है आप यार देखो, मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ आप लोगों को। ये थी आपकी थिंकर्स, वो ये कहते थे कि दुनिया के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रखते हैं, वो ज़्यादातर जो पैसा होता है प्रॉफिट का वो अपने ही प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल में करते हैं, और जबकि ये अपने इसी प्रॉफिट से नई फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, नई फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और इन फैक्ट्रीज़ के अंदर बेचारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, वो पुअर पीपल जो थे वो इनकी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब ये हैं बेचारे पुअर पीपल। अब बात सारी ये आती है कि ये पुअर पीपल जो होते हैं, ये जो पुअर पीपल होते हैं बेचारे, ये इनकी फैक्ट्रियों के अंदर आके काम करते हैं और प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा है, जो भी प्रॉफिट होता है मोर ज़्यादा हिस्सा इनके पास आता है और बेचारों को नामात्र लेस, बिल्कुल ही कम प्रॉफिट इनको मिलता है। ये तो एज अ सैलरी के रूप में काम करते हैं और ये बेचारे सिर्फ अपने पैसों का इस्तेमाल करके फैक्ट्रियाँ खोलते रहते हैं, और जब ये फैक्ट्री खोलते रहते हैं तो इनकी फैक्ट्री हमेशा इनके ही फ़ायदे के लिए काम करती है, जबकि बेचारे ये मज़दूर 10-10 घंटे 15-15 घंटे काम करते हैं। और इसी वजह से इनको समझ में आता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ा रीज़न है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए। समाज के अंदर इन लोगों के पास पैसा कहीं से भी आया होगा तो ये लोग हमेशा गरीब क्यों रहेंगे। ये आइडियोलॉजी कहती है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है सही है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाज में पूंजीपति वर्ग हमेशा कम होता है, लेकिन वो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कंट्रोल करके अपने पास रखता है। ऐसे में अगर आप देखो तो ओनर्स जो हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल मैं कह सकता हूँ खिलाफ होने ही चाहिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर। इस तरीके से द कंडीशन ऑफ द पुअर वर्कर डिड नॉट इम्प्रूव एज द प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। ये वाली बात कि अगर आप देखो तो ऐसे में पुअर लोगों की कंडीशन कभी भी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादातर प्रॉफिट का हिस्सा मालिकों के पास चला जाता है और मालिक कभी भी इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए 1916-17 के अंदर हमने ये आइडियोलॉजी देखी और उस समय समाज में कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल लोग थे जो समाज को परिवर्तन करने की शुरुआत कर रहे थे। और इसी वजह से अर्ली सोशल थिंकर कार्ल मार्क्स आते हैं और कार्ल मार्क्स बताते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को चलाते हैं वो कैपिटलिस्ट में पूरी तरीके से जो वर्कर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, और इससे समाज में अमीर वर्ग और अमीर होता जा रहा है और गरीब वर्ग और गरीब होता जा रहा है। इसीलिए वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट द रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टीज वर सोशली कंट्रोल्ड, दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब इसी वजह से कार्ल मार्क्स एक आइडियोलॉजी देते हैं और कहते हैं कि समाज में काम करने वाला वर्ग मजदूर वर्ग है
उनका मौलिक कर्तव्य यही है कि वो समाजवादी समाज बनाएं और जिससे समाज में जितनी भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो समाज के लोगों के द्वारा होनी चाहिए। और इसी वजह से रशिया की क्रांति इसमें हो जाती है। और रशिया की क्रांति में राजा का तंत्र ख़त्म करके जनता का तंत्र लाया जाता है और व्लादिमीर लेनिन पहले इसके फाउंडर बनते हैं। तो आप देख सकते हो ज़ार निकोलस रशिया के अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ा रहा था। अगर आपने क्लास 9 की हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ पाओगे, क्योंकि ज़ार निकोलस ऑटोक्रेसी राजतंत्र को ज़्यादा फोकस करवा नहीं पा रहा था। वो ज़्यादातर नोबेलिटी क्लास, अमीर क्लास जो होती है, उन क्लासेस को प्रॉफिट ज़्यादा देता था और इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती थी। इसलिए ज़ार निकोलस को 1919 की क्रांति में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ रशिया ने एक अपना एम्पायर बनाया और फिनलैंड, लिथाविया, लुथानिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशिया के कुछ स्टेट, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सारे के सारे एक साथ आए और इन सभी ने मिलकर जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसे ख़त्म करा और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बनाया। और ये कहा गया कि समाज में जो प्रॉपर्टी कंट्रोल होती है वो समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा ही कंट्रोल होनी चाहिए, सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों के हाथों में ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्रांति हुई और क्रांति के बारे में देख सकते हो 17 जुलाई 1917 में क्रांति होती है और लगभग यहाँ पे 6 साल तक ये क्रांति चलती ही रहती है, जिसका आउटकम्स हमें ये देखने को मिला कि रशिया में राजा का सिस्टम ख़त्म हो गया और पूरी तरीके से बोल्शेविक सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी बनी। और यहाँ पर यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशिया और बहुत सारे ट्रांस एशिया करके कुछ वो जगह है, ये सारे एक साथ आए और एक साथ आने के बाद इन लोगों ने रशियन एम्पायर को बिल्ड करा अच्छे तरीके से। देन फाइनली यूएसएसआर बना। यूएसएसआर 1922 के अंदर बन जाता है और बनने के बाद इन्होंने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का पूरा विरोध करा। देन फाइनली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी समाज के अंदर आती है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आने के बाद यूएसएसआर पूरी तरीके से जितनी भी घंटे उनके पास थी उनको अच्छा और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो 1922 से दुनिया के अंदर हमें यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का गठन देखने को मिलता है, जो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। सो दोस्तों, ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू। मिलेंगे जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। हम जानेंगे उसके बाद कि ऐसा क्या था कि यूएसएसआर की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी और ऐसा क्या था जो यूएसएसआर की बहुत बुरी बातें थी। तो ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। तो जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड।